चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक वक्त था जब एक सरकार ने यह फैसला किया कि एक बेहद ताकतवर कंपनी पर लगाम कसनी ही पड़ेगी। एक ऐसी कंपनी जो 7 समंदर पार काम कर रही थी। जी हां, ये कहानी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक कानून था या फिर इसने हमेशा हमेशा के लिए भारत की किस्मत ही बदल दी। और यही सवाल इस एक्ट को इतना ज्यादा जरूरी बना देता है क्योंकि सच तो ये है कि इसी ने भारत में ब्रिटिश राज की एक तरह से नींव रखी थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक कानून को जरा और करीब से समझते हैं। इतिहासकार इसे एक मील का पत्थर आखिर क्यों मानते हैं? इसके पीछे ना 3 बहुत बड़ी वजहें हैं। देखिए, इस एक्ट ने 3 बड़े काम किए। पहला, ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने का। दूसरा, इसने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, बल्कि वो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। और तीसरा, इसी एक्ट ने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक केंद्रीय प्रशासन की बुनियाद रखी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। पर एक मिनट, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें 1773 से पहले के हालात पर एक नजर डालनी होगी। उस दौर में भारत में कंपनी के 3 बड़े सेंटर्स थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और मजे की बात यह थी कि ये तीनों प्रेसिडेंसी अपने अपने हिसाब से चलती थी, एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद। कोई एक सेंट्रल पावर थी ही नहीं जो इन सब पर नजर रख सके। मतलब चारों तरफ एक तरह की अफरा तफरी का माहौल था। तो असली दिक्कत की जड़ ये थी, एक व्यापारिक कंपनी जो अब एक सरकार बन चुकी थी। समझिए कि उसके पास अपनी जमीन थी, अपनी सेना थी और वो लोगों से भारी भरकम टैक्स भी वसूल रही थी, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। नतीजा जाहिर है, बेहिसाब भ्रष्टाचार और बदइंतजामी। तो अब ब्रिटिश सरकार के लिए दखल देना जरूरी हो गया था। तो इस प्रॉब्लम का पहला बड़ा सोल्यूशन था भारत में एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करना। इस एक्ट के जरिए एक नया और बहुत ही पावरफुल पद बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये अब भारत में कंपनी का सबसे बड़ा अफसर था, जिसके अंडर बाकी सारी प्रेसिडेंसी काम करती थी। और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अब जो नया सिस्टम था वो कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल और उनके नीचे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। मतलब जो प्रेसिडेंसीज कल तक आज़ाद थीं वो अब सीधे सीधे बंगाल के कंट्रोल में आ गई थीं। लेकिन बात सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की नहीं थी। इस एक्ट का एक और बहुत बड़ा मकसद था कानून का राज कायम करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये पहली बार था कि भारत में न्याय देने के लिए ब्रिटिश स्टाइल का एक हाई कोर्ट बनाया जा रहा था। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सीधा सा था, एक चीफ जस्टिस और उनकी मदद के लिए 3 और जज। और हाँ, इस एक्ट ने करप्शन की जड़ पर सीधा हमला किया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और साथ ही भारतीयों से किसी भी तरह का तोहफा या रिश्वत लेना एक बहुत बड़ा जुर्म बना दिया गया। और अब आता है सबसे बड़ा दांव। कंपनी की जो सबसे बड़ी बॉडी थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको साफ साफ हुक्म दिया गया कि वो भारत में अपनी हर एक गतिविधि, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर मिलिट्री से, उसकी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देंगे। मतलब अब लंदन से कंपनी के हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये एक्ट सिर्फ कुछ नियमों का एक पन्ना नहीं था, ये भारत में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसका असर हमें सदियों तक महसूस होना था। तो बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। 1773 से पहले आज़ाद प्रेसिडेंसी और कंट्रोल बस नाम का, और 1773 के बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की सीधी निगरानी। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। तो इस पूरे विश्लेषण को हम 3 पॉइंट्स में समेट सकते हैं। पहला, सरकारी कंट्रोल, यानी अब कंपनी सरकार के नीचे थी। दूसरा, पॉलिटिकल पहचान, मतलब कंपनी को ऑफिशियली एक शासक मान लिया गया। और तीसरा, केंद्रीय प्रशासन, जिसने पूरे भारत में शासन का एक नया ढांचा तैयार कर दिया। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये एक्ट सिर्फ एक बिगड़ैल कंपनी को काबू में करने की कोशिश थी, या फिर अनजाने में ये एक बहुत बड़े साम्राज्य का पहला ब्लूप्रिंट था?